हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम एक छोटा सा वीडियो इस बात पे बनाने जा रहे हैं कि संविधान के जो अनेक प्रकार हैं, जैसे वो लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, कठोर हो सकता है, लचीला हो सकता है, निर्मित हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो संविधान के ये जितने प्रकार हैं और इन संविधान के माध्यम से हम अपनी सरकार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सामान्य रूप से संविधान को क्या कहते हैं। संविधान है नियमों का एक संग्रह जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार का संचालन किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक अच्छे संविधान में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, आज हम इसी पे फोकस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है श्रेष्ठ संविधान या अच्छा संविधान, गुड कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ होनी चाहिए वह होनी चाहिए उस संविधान में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रावधान लिखे जा रहे हैं वे ऐसे होने चाहिए, उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को समझ में आए। यदि जो लोग उसको पढ़ रहे हैं और जिनको उन कानूनों का पालन करना है, यदि उनके समझ में ही वो कानून नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वे संविधान या वे कानून अच्छी तरीके से लागू नहीं होने चाहिए। तो संविधान की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सबको समझ में आए, यानी सरलता। और उन अनुच्छेदों, प्रावधानों या आर्टिकल्स में क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके, कन्फ्यूजन की संभावना कम से कम हो, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। दूसरी चीज़ कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ होना चाहिए। अब इस ब्रीफनेस को समझिए। एक प्रकार हम अमेरिका को देखते हैं एक तरफ, तो उसके संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, और हम जब अपने संविधान को देखते हैं तो उसमें कितने हैं? 395। जो मूल संविधान उसमें 395 आर्टिकल। तो संक्षिप्तता का मतलब यह है कि संविधान बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसका जो व्यवहारिक अनुभव है उसको आप देखेंगे कि अमेरिका का संविधान केवल 7 अनुच्छेद का है और उसमें बहुत ही कम संशोधन हुए हैं, जबकि हमने बहुत डिटेल, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बना दिया 395 आर्टिकल को लेकर के। लेकिन इन 75 सालों में ही सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा संशोधन यदि कहीं हुए हैं तो हमारे संविधान में हुए। तो कहा यह जाता है कि एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन की ये विशेषता होती है कि वो क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। तीसरी चीज, बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का उसमें उल्लेख होना चाहिए। आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा होनी चाहिए। एक्चुअली संविधान की एक परिभाषा यह भी है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। तो संक्षिप्तता का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ लिखें ही ना, और व्यापकता का मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी बड़ी चीज़ भी उसमें लिख दें कि लोग पानी कैसे पिएंगे, लोग स्नान करेंगे कैसे, लोग खाना क्या खाएंगे, लोग कपड़ा क्या पहन। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए? आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनका उल्लेख जरूर होना चाहिए। आप जैसे सरकार की बात है, राज्य आप संचालित करने जा रहे हैं, राज्य में सरकार है, उसी का एक अंग है, तो आपको कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की व्याख्या करनी होगी, कैसी होगी, तभी सरकार का फॉर्म निर्धारित होगा। उसकी जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि वो उसका कंपोजिशन क्या होगा, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोरिलेशन क्या होगा, और प्लस जुडिशियरी कैसे काम करेगी। तो ऐसे जो बेसिक एलिमेंट हैं उस गवर्नमेंट के, उनका उल्लेख होना चाहिए। तो संक्षिप्तता का मतलब ये नहीं है, ब्रीफनेस का मतलब ये नहीं है कि आप मूलभूत चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, छोटी चीज़ों का आप उल्लेख न करें। चौथी चीज़ कही जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, या संविधान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ समझिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि
अब सोचिए कि इसको एक उदाहरण से समझिए कि भारत का जो संविधान बना था वह 1949 में बना, 50 में लागू हुआ। ये सिंपल सी चीज़ आप जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि 49 या 50 से, हम 50 को ही ले लेते हैं, तो आज हम 2023 में हैं। तो क्या आज की परिस्थितियाँ वैसी ही हैं जो 1950 में थी? नहीं थी ना। हमारे आदर्श बदले, हमारी आवश्यकताएं बदली, जनता की मांग बदली। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नई डिमांड है नई जनरेशन की, उनके अनुसार संविधान में संशोधन होना चाहिए। तो संविधान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो नीडेड चेंजेज हैं, जो नीडेड अमेंडमेंट हैं, जो आवश्यक संशोधन हैं, वे संशोधन किए जा सकें। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसमें परिवर्तन करना ही मुश्किल हो जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसा हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह न तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और न ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो एक अच्छा संविधान फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिक्सचर होता है, गोल्डन मिक्सचर होता है। मेन चीज़ है कि उसे समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके, उसमें ऐसे प्रावधान होना चाहिए। अगली चीज़ है फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख। यह इसलिए किया गया, पहले संविधान भी ज़्यादातर नहीं होते थे और लिखित नहीं होते थे। ये तो अमेरिका के साथ ये चीज़, ये परंपरा शुरू हुई। फंडामेंटल राइट्स को आज क्यों एम्फेसिस दिया जाता है? इसलिए कि आज हम डेमोक्रेसी में हैं। राजाओं का शासन नहीं है, सामंतों का शासन नहीं है। वे जो कहते थे वही कानून होता था, जब चाहे जिसके विरुद्ध जो आदेश निकाल दें। तो जब डेमोक्रेसी पनपी और ये हुआ कि नहीं, ये जो डेमोस है यानी पब्लिक जो है वही सॉवरेन है, और जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो राष्ट्रपति यूज करता हो, चाहे प्रधानमंत्री यूज करता हो, चाहे विधायक यूज करते हो, चाहे सरपंच यूज करते हो, हर पावर, हर सत्ता जो पावर अचीव कर रही है वह जनता से अचीव कर रही है। तो ऐसा ना हो कि ये लोग जब सत्ता में आए तो लोगों के अधिकारों का ही हनन करना शुरू कर दें। इसलिए अब कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को रिटेन फॉर्म में, इसीलिए अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, क्लैरिटी के लिए लिखा जाना बहुत जरूरी है। तो अब कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का उसमें उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वह किसकी है? वह है जनता की। तो जनता के मूलभूत अधिकारों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। और अंतिम बात है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी या स्वतंत्र न्यायपालिका। यह क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है कि चलो हमने सारी व्यवस्थाएं उसमें कर दी, हमने बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का उल्लेख कर दिया, हमने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की जो सीमाएं हैं उसका उल्लेख कर दिया, हमने इलेक्शन कमीशन का उल्लेख कर दिया। जो भी हमको लगता है कि ये हमारे लिए बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका हमने उल्लेख कर दिया, उनके पावर का भी और उनके लिमिटेशंस का भी। लेकिन ये जो संविधान हमने बनाया और जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स भी दी, लेकिन शासन में तो जनता है नहीं, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो हो सकता है ना कि हमने संविधान तो बनाया, लेकिन जब पावर में कोई व्यक्ति आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, तो उसने इन प्रावधानों का, इन आर्टिकल्स का उल्लंघन करना शुरू किया। तो अब मान लीजिए कोई विधायिका है, वह ऐसे कानून बना रही है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश दे रही है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के का वायलेशन करता है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो उसको कौन चेक करे? गांव का आदमी तो उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अधिक से अधिक वह 5 साल बाद सत्ता से उसको बाहर कर सकता है। उस पार्टिकुलर टाइम में सरकार नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन संचालित करे। इसके लिए जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है कि यदि वो स्वतंत्र नहीं होगी तो वे कानून जो विधायिका बना रही है और जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, उसको वह अवैध घोषित नहीं कर पाएगी। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वह विधायिका के उन कानूनों का या कार्यपालिका के उन आदेशों को नल एंड वाइड घोषित कर सके, अवैध घोषित कर सके, शून्य घोषित कर सके, जो संविधान या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। तो एक प्रकार से जुडिशियरी किस रूप में काम करती है?
गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करती है, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करती है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ 2-3 पॉइंट और आपको जानना चाहिए कि संविधान चाहे कितना भी आप अच्छा बना लो, यह जरूरी नहीं है कि वह संविधान, जो संविधान अमेरिका में काम करे वही संविधान कनाडा में उसी रूप में काम करे। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने भी अपनाया, पाकिस्तान ने भी अपनाया, लेकिन आप वहाँ देखते हैं कि आए दिन कूप होते रहते हैं। कोई जनरल आता है और नवाज शरीफ को सत्ता से हटा देता है, जुल्फकार अली भुट्टो को सत्ता से हटा करके फांसी पर भी लटका देता है। तो क्या कारण है कि उन्हीं पश्चिमी संस्थाओं को, उन आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं को हमने अडॉप्ट किया, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में वह नहीं चल रही। तो इसका कारण यह है कि संविधान चाहे जैसा भी हो, कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ ये कि वहाँ का जो सोशल सेटअप है, जो सामाजिक संरचना है, यह मायने रखती है कि जहाँ उस संविधान को लागू किया जा रहा है वहाँ की सामाजिक संरचना क्या है। इस पर भी संविधान की सफलता निर्भर करती है। दूसरी चीज़ कि वहाँ का जो इकोनॉमिक सेटअप है वह भी फंक्शन को प्रभावित करता है। उसकी जो आर्थिक संरचना है, आर्थिक स्थिति है, वह भी उसकी संविधान की फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। तो सोशल और पॉलिटिकल सेटअप इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ प्लेटो ने कहा ना, या बाद में J.S. मिल कहता है, वह है कैरेक्टर या नेचर। किसका? सिटीजन का। असली चीज़ यह है कि वहाँ के लोगों का कैरेक्टर कैसा है, उनका नेचर कैसा है। क्योंकि जो स्टेट बन रहा है ना, और जो सत्ता में लोग आ रहे हैं, सरपंच हम ही के बीच से कोई बनता है, विधायक हमारे बीच से ही निकलता है, MP हमारे बीच से निकलते हैं, और यही विधायक और MP क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इन जनरल जो कैरेक्टर है वहाँ के लोगों का, वह वहाँ के संविधान के फंक्शनिंग को, वह कैसे काम करेगा, इस पर निर्भर करता है। तो इन 3 फैक्ट को भी आपको याद रखना चाहिए, और सामान्य रूप से एक अच्छे संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों तो संविधान बेहतर तरीके से लागू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों के होने पर संविधान के अच्छे तरीके से कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है गुड कॉन्स्टिट्यूशन या श्रेष्ठ संविधान के, अच्छे संविधान के गुण। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।